अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब देखने वाले और सुनने वाले जितने भी मेरी इस वीडियोस को देखते हैं, इस नावल को वॉच करते हैं, और सबको मेरी तरफ से अपने नावल्स के अंदर खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है, मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बहुत ढूंढने के बाद जो मुझे स्टोरी अच्छी लगती है फिर मैं आप लोगों के साथ से शेयर करती हूं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी इसके अंदर कहानी है। एक मुख्तलिफ तरह का इसके अंदर रोल आपको मिलेगा, और कहानी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इंटरेस्टिंग कहानी है, और हमारे माशरे के अंदर ऐसे यानी कि आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस कहानी का जो हमारे माशरे से क्या ताल्लुक़ है, और कहानी के जो किरदार हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ से। जैसे कि इससे पहले हमारा अब पहले वाला नावल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज पहली एपिसोड चल रही है, तो इसके लिए चलते हैं। और इसका नाम है रक्स, और इसको लिखा है ईमान खान ने, और आज इसकी केस नंबर 1 है। मत पूछ फिक्रे रिश्त की गारत गरी का हाल, एहसास बर्फ बर्फ था मगर भड़क उठा। झलमलाती रोशनी वाली इस बड़ी सी कोठी में अजीब सी चहल पहल थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आवाताब से चमक रहा था, और जमीन पर वो रंग बिरंगे चमकीले कपड़ों वाली परियां जो झूम झूम के जमीन को लरजा रही थी। इनके पैरों की हरकत ने किसी शिकंजे की तरह जमीन को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, और सामने बैठे हुए वो मर्द झूम झूम के इनकी इस महफिल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यहाँ हर तरफ जैसे रोशनी बिखरी हुई थी। यहाँ कभी रात नहीं होती थी, लेकिन नहीं जानता था जिस्म की इन सौदागर औरतों के दिलों में शाम के इतने गहरे अंधेरे थे, जिन इंदौरों ने ख्वाहिशों का गला गोंद दिया था, अरमानों की कब्र बना दी थी। इन ख्वाबों की गिरचियाँ इनके दिल में गप गई थी। वो जैसी कठपुतलियाँ थी जिसकी डोर इनकी ज़रूरतों के हाथ में थी। कुछ की तो ज़रूरतें भी मर्द थी, और जिंदगी के दिन गिन रही थी। कुछ 2 रोज़ा मोहब्बत का कर्ज चुकाने आई थी। यहाँ हर औरत अपने गुनाह का कर्ज ही चुकाने आती थी, सवाए इस एक लड़की के जो इस चमकीले पर्दे से जांग के रक्स देखने की नामुकम्मल कोशिश कर रही थी। आंखों में अजीब सी चमक थी। रानी जो कि इस कोठी की उभरती हुई तारीफ थी, लहक लहक कर अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी, और सामने बैठे नशे में दत्त मर्द इस मंजर में इस कदर गर्क थे कि इन्हें इर्द गिर्द की होश नहीं थी। रानी पर नोटों की बारिश हो रही थी, और वो लचकाई हुई नजरों से इन नोटों को देख रही थी। जब इसके कंधे से पकड़कर इसे किसी ने खिड़की से पीछे हटाया था, और वो पीछे मोड़े बगैर भी जान चुकी थी कि वो हस्ती कौन है। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए आंखें नीचे पीछे मुड़ी थी। सामने चेहरे पर नाराजगी सजाई इसकी माँ खड़ी थी। आप फिर यहाँ खड़ी हो? आपको लाख दफ़ा मना किए है ज़रपाश, इस खिड़की में मत खड़ी हुआ करें। आप पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वहाँ बाहर बैठे किसी मर्द की नज़र आप पर पड़गी ना तो कुत्ते की तरह पीछे बढ़ जाएगा। मैं फिर आपको किस तरह बचाऊंगी? वो इसे बुरी तरह झड़क रही थी, और वह सर झुकाए खड़ी थी। 20 सालों से इनके मनते तरले किए हैं, पाँव में धो धो के पिए हैं कि वो आपको इस काम की तरफ ना लाएं। आप पता नहीं क्यों मेरी मेहनत का अधिकार करने पर तुली हुई हैं। इनकी आंखें जलबलाने लगी। वह जानती थी वो इसकी माँ है, इस पर ठीक तरह से गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी माँ की तमाम कुर्बानियों से वाकिफ थी। कोठे में रहकर किसी जवान लड़की की इज्जत महफूज रखना कितना मुश्किल काम था वो जानती थी, इसलिए आगे बढ़कर इन्हें गले लगा। जान माजरत, खुदा की कसम, हम बस रक्स देख रहे थे। आपको तो पता है हम रक्स देखने की कितने शौकीन हैं, बस इसीलिए हमें माफ़ कर दें। हम आइंदा आपको दुख नहीं पहुँचाएंगे। वो कान पकड़कर शर्मिंदगी से इनसे माजरत कर रही थी। जरी इस रक्स की ख्वाहिश मत करें। ये रक्स हमारे ज़मीर को सुला देता है, हमें बेमोल कर देता है। ये बेमोल रक्स हमारी कीमत लगाता है, हमें कठपुतली बनाता है। आप तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने इस कोठे में भी आपको पाकीज़ा रखा, लोगों की गंदी नज़रों से बचाया, और ऊंचे ताज भरे पलंग पर बिठाकर अफसोस और दुख की मिली जुली कैफियत में कह रही थी। और वो बुरे बालों वाली लड़की ये सोच रही थी कि कोठा इतनी बुरी जगह भी नहीं, फिर ये क्यों बदनाम है, और ये रक्स कितना खूबसूरत है, तो फिर इसकी माँ क्यों इस रक्स के खिलाफ है। बहस का इरादा मतली करके वो वहीं खामोशी से बैठ गई, जहाँ आरा बेगम एक नज़र अपनी मासूम बेटी को देख करेगी। वो कब तक ज़रपाश को इस गंदगी जगह से महफूज रख सकेंगी, ये सोच एक दफ़ा फिर इन्हें परेशान करने लगी।
اب میرے عیب تو مت گنوائے، مجھے احساس سے برا ہوں میں۔ صبح کا سورج اس بڑی حویلی پر اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صبح کب کی ہو چکی تھی، اب تو گھروں سے دن کے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ یہ سادہ لوگ اپنے کاموں کو دل و جان سے انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں بڑی حویلی کی اس عالیشان کمرے میں وہ بکھرے بالوں والا ہوبر نوجوان بیزاری سے چہرے پر سجائے پلنگ سے نیچے اتر رہا تھا۔ ملازم تیسری دفعہ دستک دے کر جا چکا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی جاگا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال درست کر رہا تھا۔ چوڑی پیشانی، کالے سیاہ بال جو کنگھی سے پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے، خوبصورت شہد رنگ آنکھیں، مغرور ناک اور دائیں گال پر بڑا سا ڈمپل اس کی ہوبر شخصیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ سفید کاٹن کی قمیض شلوار واسکٹ پہنے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف گیا، جہاں سامنے بڑے صوفے پر میر داد خان بیٹھے تھے۔ ایک اچنبی نظر اس پر ڈالی، ملازم کو چائے کی ہدایت دیتے ہوئے میر داد کے قریب خان بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج وہ اپنے لاڈلے پوتے سے بات نہیں کر رہے تھے، اور وجہ وہ جانتا تھا۔ خان، لگتا ہے رات کو تاخیر سے واپس آئے ہیں آپ، انہوں نے دموانی لہجے میں کہا۔ وہ چونکا، جی بس ڈیرے پر تھوڑا کام تھا، اس نے سرسری کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام تھا آپ کو؟ دادا جی، آپ کو علم ہی ہوگا تو آپ مجھے کیوں خرید رہے ہیں؟ وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ کیا آپ نے ملک حق نواز کے بیٹے پر صرف ایک گوڑے کی وجہ سے فائرنگ کی ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھے، اس لیے سختی سے بولے، نہیں، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وحاج، آپ کو ہماری ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کب آپ یہ ضد چھوڑیں گے؟ یہ گاؤں کے لوگ ہمارے ملازم نہیں ہیں، وحاج محبت پیار کے بھوکے ہیں، سختی برداشت نہیں کرتے، ہماری عزت کرتے ہیں۔ آپ کی ان غلطیوں کو ہم کتنی بار بھگت چکے ہیں، آپ کی بار پھر بھگتیں گے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، اس لیے اپنے لاڈلے پوتے کو پیار سے سمجھا رہے تھے، جسے وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ ان کی پوری بات سن کر وہ تھوڑا ان کے قریب ہوا، آنکھوں میں تپش لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں جی، یہاں لوگ ہماری نہیں، نوٹوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ دنیا لوگوں کی نہیں، نوٹوں کی بیچاری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو آپ بس نام کے خان رہ جاتے۔ وہ مسترہن سا وہ سفید بالوں والے شخص منہ کھولے اپنے پوتے کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس کی اس حد تک صاف گوئی سے بہت تنگ تھی، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ اپنی غلطی وہ شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، تو آج کیوں مانتا؟ ہمیشہ کی طرح ان کا منہ بند کروا کے اسے ٹیبل پر پڑا انہیں کی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتے تھے وہ اب 2-3 دن بعد ہی گھر واپس آئے گا۔ وہ بس سر جھٹک کے رہ گئے۔ کچھ اس وجہ سے بھی مشہور ہم زیادہ ہوئے کہ صرف عیب ہی گنوائے گئے ہمارے۔ لہلہاتی کھیتوں کو چیرتے ہوئے یہ گاڑی اس کے کچے پکے سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ بے دہانی سے سڑک روائی کرتے ہی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، سپاٹ چیرل یہ جیسے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاں نگار بیگم، کوٹھے پر جو بھی طائفیں سب سے اچھا رقص کرتی ہیں، بس انہیں بھیج دیجیے۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے جیسے حکم دے رہا تھا، بس آج کی شام کے لیے۔ دور اس چلملاتی روشنی سے مزن اس کوٹھی میں نگار بیگم اپنی اصلی شان و شوکت لیے لبانے والے انداز میں باتوں کو جواب دے رہی تھی۔ ارے ہاں جی، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر ایسی لڑکی بھیجوں گی کہ زمین پر رقص کے ایسے جلوے بکھیرے گی کہ سب لوگ غش غش کر اٹھیں گے۔ وہ ایک ہاتھ سے فون درست کرتی منہ سے پان تھوکتے ہوئے چمک کر بولی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے بیزاری سے ان کی تعریف کے پھل سنے تھے۔ خود تو وہی ہوں گے نا آپ رات میں؟ نگار بیگم نے چفششی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، آتے آتے رات ہو جائے گی، آپ لڑکیوں کو بھیج دیجیے گا، میرے دوست وہی ہوں گے۔ وہی اصلی مغرور لہجہ۔ نگار بیگم نے برا سا منہ بنا کر فون کو دیکھا، پھر مصنوعی خوش آمد لہجے میں فرماتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر ڈالا۔ اب وہ جہاں آرا کو آوازیں دے رہی تھی، جہاں آرا بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہے۔ جی نگار، حکم کیجیے۔ ان کے سامنے چمکیلی ساڑی زیب تن کی یہ دبلی پتلی لمبی بالوں والی تھی کہ نشوک والی عورت تابیداری سے کھڑی تھی۔ انہوں نے نحوست سے اسے دیکھا۔ لڑکیوں کو تیار کرو، رات کو خان جی کی حویلی میں رقص کے لیے جانا ہے، تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے رخ موڑ گئی، اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ وہ ان کی ناراضگی سمیٹتی تھی، لیکن وہ جو چاہتی تھی ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ساری عمر کی خدمت کرنے یہ صلہ مل رہا تھا، یہی سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئی۔ آنسو چھپاتی وہ لڑکیوں کو ہدایت دے رہی تھی، جو بہت تابیداری سے وہ سن رہی تھی۔ دور اس گاؤں میں اس لڑکے نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ دیکھا نہ کسی نے بھی پلٹ کے میری طرف۔ محسن میں بکھرے ہوئے شیشوں کی دراڑ ہے۔ چمکاتی آنکھوں کو خیر کرتی روشنیوں سے مزن اس کوٹھی میں تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ ساری لڑکیاں دل و جان سے تیاریوں میں مشغول تھیں۔
खान हवेली जाने का सबके दिल में आराम रहमान था। इसी में सिर्फ वो पलंग पर घुटनों को बाहें मिलाई, गर्द हाथों के दायरे बनाए, थोड़ी टिकाए मुंह फुलाकर बैठी थी। शीशे के सामने खड़ी मेकअप को आखिरी टच देती जहां ने वहीं शीशे में अपने पीछे बैठी जरपाश को एक नजर देखा, फिर एक अदा से पीछे मुड़ी। कब तक नाराज रहने का और भूखा हड़ताल करने का इरादा रखती हैं आप जरी? और वो बालों को सीने पर फैलाए इसके बिल्कुल पास पलंग पर बैठी। आप जब तक आप हमारी बात नहीं मान लेती, इसने नरफटे लहजे में कहा। जिद मत करें दरपास, जो आप चाहती हैं वैसा मुमकिन नहीं है। मेरा ना सती से क्यों मुमकिन नहीं है अम्मा जान? हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल चाहता है कहीं जाने को। हमें तो ये भी नहीं पता पाए कि दुनिया कैसी है। बस काले शीशों वाली गाड़ी में हम स्कूल और कॉलेज भेज जाता है, इसी में वापस लाए जाते हैं। आप बताएं, हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारा भी दिल चाहता है खुली फजा में सांस लें, बाहर की दुनिया देखें। और कौन सा अकेला जाने की जिद कर रहे हैं? आपके साथ जाना चाहते हैं। वह यासीर से कहते हुए अब बाकायदा हिचकी से रोने लगी थी। इसे अपनी माँ की कमजोरी पता थी और यही हर बार आजमाती थी। आज भी इसने तीर निशाने पर जाकर लगा था। वो तड़प उठी। अच्छा आप रोएं तो मत, ले चलते हैं हम आपको साथ। वो कमजोर ले जमोरी, वो एकदम खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे जमने पर इसकी खुशी मौदम हुई। लेकिन आप, हमारी एक शर्त है, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगी। इन्होंने साथी से तलकीन की। वासु पूछती खुशी से इनकी से लपट गई। आप फिक्र न करें, जैसे कहेंगी वैसे ही करूंगी। वो इनका गाल चूमती उठ खड़ी हुई। वो ठीक से मुस्कुरा भी न पाई। पता नहीं वो उसे लेकर क्यों इतने खदशात की शिकार थी। शायद वो खूबसूरत थी या कोठे में रहती थी, वो समझ नहीं पा रही थी। जिस वक्त वो सब अपने सर्द व शादाब गांव में पहुंचे, इस वक्त शाम के हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पर्दे से झलकती दो खूबसूरत आंखें लचकाई हुई नजरों से हर चीज को देख रही थी। गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर का मंजर को देखने का इसको बरसों का शौक पूरा हो रहा था। वो कृष्ण क्यों न होती, साथ बैठी जहाना इसे धीमी आवाज में हिदायत दे रही थी। और निगार बेगम ये सोच सोच के हैरान हो रही थी कि जिस लड़की को इसने कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला, आज कोठी से बाहर ले आई, वो भी खानों की हवेली में। है सन ग्लासेस आंखों में उतार कर डैशबोर्ड पर रख कर सर पीछे की तरफ टक लगाए ज़हन में हिसाब किताब करने लगी। पीछे बैठी जरपाश अपनी माँ की हिदायत को सुनी करती बाहर देखने रही थी। जिस वक्त इनकी गाड़ी डेढ़े पहुंची, रात के गहरे साए गहरे हो चुके थे। जहां आना गाड़ी से उतरते वक्त भी हजरत में इसे हिदायत दे रही थी और वो बहुत सर हिला रही थी। गाड़ी को हवेली से बहुत पीछे खड़ा किया गया था ताकि कोई जरपाश को देख ना पाए। जहां आना का बस चलता तो इसे अकेला छोड़कर ना जाती, लेकिन मजबूरी थी, अंदर सब कुछ इसी ने संभालना था। जहां आना अब चलें भी, अंदर सब इंतजार कर रहे होंगे। जरी बच्ची नहीं है, खुद को संभाल लेगी। ठीकी नजरों से जरी को देखकर जिताते हुए केती आगे बढ़ गई। जहां आरा भी मुंह डांप कर जाने लगी, फिर पलटी। जरपाश, अगर मुझे देर भी हो जाए तो आप गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, चेहरा टांप कर रखिएगा, ठीक है? और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वो इसका माथा चूमकर अब ड्राइवर को हिदायत दे रही थी और जरपाश का ध्यान कहीं और था। मैं समझता हूँ शेर के पत्थर समेत कर वो कौन था जो राह को फूलों से ढका गया। इस बड़े से डेरे के अंदर रक्स पूरी आवताप के साथ जारी था। हंसी कह के रोशनियां, क्या कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं ये सब मसनूई क्यों था। और वो कितनी देर से बाहर बैठी बोर हो रही थी, सोच रही थी वो ना ही आती यहाँ, यूं कैद होकर तो न बैठी होती। वो तो गांव घूमने की अरसे आई थी और अब वो बाहर घूमना तो दूर, बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसे अपने नसीब पर जी भर के रोना आया था। बेदहानी से जैसे रुख मोड़ा, ड्राइवर को फ्रंट सीट पर ऊँघते पाया, फिर से बाहर देखने लगी। यकदम इसकी सुनहरी आंखें चमकने लगी, फिर पलटी, एक नजर देखा, होले से हंसी। अगर खुदा मौका दे रहा है तो कौन काफिर है जो इस मौके को जुटलाए। वो आराम से दरवाजा खोल पलट के एक नजर देखा, वो अभी भी सो रहा था और इनके वापस आने का इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मौका अच्छा था। शाम की इस पहर ये जगह अजीब खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थी। लहराते खेत अंधेरे में डूबी हुई दिखाई देते थे। यह मगरिब से एक दो घंटे बाद का वक्त था। अभी चांद भी नहीं निकला था। इक्का दुक्का घरों के लैंप रोशन थे। वो किसी चीज को हाथ में न लाते हो दुपट्टे से मुंह छिपाए आगे बढ़ती जा रही थी। ठंड ठंडी हवाएं, बहुत अरसे बाद इसने खुल कर सांस ली थी और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आज इसे अंधेरे से खौफ नहीं आ रहा था। इससे खुशी में वो ये भूल गई कि वो गाड़ी से बहुत आगे निकल आई है। होश इसे तब आया जब वो किसी चीज से बुरी तरह टकराई। इसका पाँव बुरी तरह मुड़ा था और शायद किसी चीज ने काट भी लिया था। इसके मुंह से खट्टी खट्टी चीख निकली।
अंधेरे में वो ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी कि वो बैठी हुई है किधर है। सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में इसे पता चला कि वो कच्ची सी सड़क पर गिरी हुई है। इसने दहशत के मारे आंखें पर हाथ रख लिया। पता नहीं क्यों इसे अपनी मौत इतनी करीब नजर आई। गुजरा ये शब को दश्त से शायद वो पर्दादार हर नक्श पा के साथ रदा की लकीरें थी। अरे शाहवेज, हाँ जी वहाज खान, हमें बुला के खुद कहाँ चले गए हैं? रानी ने पाँव से पायल खोलते हुए तलाशी नजरों से वहाज के एक दोस्त से पूछा। रक्स के दौरान इसको न पाकर इसका सारा मजा और मूड खराब हो गया था। अरे रानी जी, आपको तो इसका पता है ना, कहाँ किसी की बात सुनता है। कह रहा था जल्दी आ जाऊंगा, देखे ना मेरी साथ का हिंसा बुर कर गई है और वो अभी तक नहीं पहुंचे। इसने मदहोश लहजे में जवाब दिया। रानी ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुँह सरे ला दिया था। और आप कभी हम पे भी नजरें करम कर दिया करें, माना वहां जैसे हुबर ना सही लेकिन कम हम भी नहीं। इसकी लंबी स्याह जुल्फों में चेहरा छुपाए वो होश भरी नजरों से इसके सरापे को घूर रहा था और वह जैसे किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह बैठी थी, दूर बैठी जहां दुख से ये मंजर देख रही थी। इन्हें अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही थी और निगार बेगम रक्स करती लड़कियों पर पैसों की बारिश होता देखकर फूले न समा रही थी। पैसा इतनी कीमती था कि इसके सामने किसी का जिस्म, किसी के एहसास सस्ते थे। इसी वक्त दूर इसकी कच्ची सड़क पर इसके बिल्कुल करीब आकर किसी ने ब्रेक मारी थी। टायरों की चड़चड़ाहट के वास्ते इसने सर उठाया। गाड़ी का दरवाजा खुला था और कोई बाहर निकला था। वो महदम रोशनी में ये तो समझ गई थी कि सामने कोई मर्द है, लेकिन कितनी उम्र का ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। जब वो करीब आया तो इसका चेहरा वादी हुआ। चेहरे पर गुस्से वादी था। मुहतरमा, आपको मरने का इतना ही शौक है तो किसी कुएं में छलांग लगा दें, यूं रास्ते में ना बैठे। अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता। सर झुका कर बैठी इस लड़के को देखकर वो रुखे लहजे में बोला तो वो हिचकियों से रोने लगी। वो सर अभी तक झुका रखा। अरे नया ड्रामा शुरू, कौन है आप, यहाँ क्यों बैठी हैं? उसे रोता देखकर जरा नरम पड़ गया। वो खामोश रही। इसे खामोश देखकर वो चिढ़ गया, इसलिए इसे बार जरा गुस्ताखे लहजे में कहा, मुहतरमा आप मुझे बताएं आप कौन हैं, वरना रास्ते से हट जाएं। इसी लम्हे इसने सर उठाया था और इसे देखकर मोहब्बत रह गया। गोल चेहरा, सफेद रंगत, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, तीखी नाक, काबी होंठ, पाँव को छूता काले रंग का फ्राक इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। दुर्बता अलबत्ता सर पर टिका था। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और काजल गाल पर फैल गया था। वो वहीं खड़ा ये सोच रहा था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। इसी लम्हे इसके दिल में इस मासूम लड़की के लिए हमदर्दी जागी। वो अपने सफेद लिबास की परवाह किए करते हुए इसके करीब बैठा। इसने चूम कर इसे देखे। क्या हुआ? इसने इसकी आंखों में देखते हुए प्यार से पूछा तो वो एक दफा फिर रोने लगी। हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और हमारा पाँव भी जख्मी हो गया है। शायद किसी कीड़े ने काट लिया, हमें बहुत डर लग रहा है। तो फिर दोनों हाथों में चेहरा छिपा कर रोने लगी। देखा है अपना पाँव। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में इसने देखा इसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था। इसने इसके पाँव अपनी गोद में रखा। इसीलिए हमें कोई इसे देख लेता तो हरगिज यकीन न करता कि ये वही मगरूर इंसान है। इसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। पाँव से कांटा निकाला तो इसने हाथ पकड़ के सिर रोक लिया। दर्द होगा मुझे, इसने मासूम से कहा तो वो धीरे से मुस्कुराया। नहीं होगा। साथ ही इसके नाजुक पाँव से कांटा निकाला। वो हल्का से सिसकी, फिर जेब में से रुमाल निकाल कर इसके पाँव में बांधा और उठ खड़ा हुआ। आई मैं आपको आपका घर छोड़ दूँ, कुछ तो याद होगा आपको। इसने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, पहले वो हिचकिचाई, फिर इसका हाथ थाम कर उठ खड़े हुई। इसने दरवाज़ा खोल के इसे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर संभाली। अब वो गाड़ी चला रहा था और वो उंगलियां मोड़ रही थी। ड्राइविंग जा गया होगा, अम्मा जान को भी पता चल गया होगा। और जेल में सोची जा रही, कोई निशानी बताएं घर की या वालिद का नाम। और संजीदगी से विंडोज की बाइक देखते हुए बोला तो वो चूंकि जी मैं किसी के घर में मान आई हूँ, जो वहाज खान का डेरे है ना, इसके करीब ही घर है। इसने न समझी में बोलते हुए जैसे ही इसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा था। वो इसकी मुस्कुराहट का मतलब न समझ पाई। ओह अच्छा। इसने भी ज्यादा बहस ने की। शनासा जगह को देखकर बच्चे की, बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ ही है आपका घर। इसने सर बाहर निकाल कर एक दो घरों को देखते हुए कहा, आए मैं आपको छोड़ दूँ। वह ड्राइविंग सीट से उतरने लगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चाचा पता नहीं क्या समझे, बहुत शुक्रिया आपका। और तेजी से शुक्रिया अदा करके उतरने लगी। जब इसने इस वकार आपका नाम मुस्कुराते हुए सवाल किया गया और वो सोच रही थी सच बोले या झूठ से, जरपाश जल्दी से कहकर दुपट्टा दुरुस्त करती लड़खड़ाते कदमों से वो आगे बढ़ गई। अंधेरे में वो गायब हो गई। वो आज की नजरों ने दूर तक इसका पीछे किया था। इसी लम्हे इसकी नजर अपनी गाड़ी में गिरी पाइल पर पड़ी। वो यकीन जरपाश की थी। उठा के एक नजर पाइल पर देखा और मुस्कुरा दिया।
ابھی پچھلے دنوں جو ہم پر گزری اس رات کا نشہ طاری ہے اب تک، شام کے اسی گہرے کالے سے آئے اندھیرے میں جب اس جگہ پر محض جنگلی جانوروں کی غارت تھی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچی اس کے سان ختم ہو گئے۔ گاڑی کے بالکل پاس ٹیک لگائے لاپرواہی سے پان کھاتی نگار بیگم کھڑی تھی اور باہر اسی کی ماں کھڑی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ڈرائیور سر جھکا کر کھڑا تھا۔ وہ تقریباً لڑکھڑاتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف لپکی۔ اس کی آواز سن کر جہانہ پیچھے پلٹی تو اسے گلے لگی۔ اماں جان ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت بڑی غلطی ہوگی اماں جان۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ کا یہ کہاں تھی زرپاش؟ انہوں نے فرق بندی تھا۔ اماں جان ہم آپ کو گھر پہنچ کے سب بتا دیں گے، ابھی آپ ہمیں یہاں سے لے چلیں۔ اس نے ان سے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلو گاڑی میں بیٹھو، باقی نفشین گھر میں جا کر کل تفتیش کر لینا، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسے منہ باندھ تھوک کر تالی بجاتے ہوئے کہا تو باہر کھڑی سب طوائف اپنے پردہ درست کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جہانہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرپاش نے پلٹ کر اسی اونچی حویلی کو دیکھا۔ جیسے ہی باہر کھڑی گاڑی کو دیکھا وہ ٹھٹکی۔ زرپاش آپ نے رات یہیں گزارنی ہے کیا؟ نگار بیگم نے شیشے سے باہر جھانک کر اسے متوجہ کی۔ نہیں میں تو وہ بس اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ حویلی کو مت دیکھیں، یہ آپ جیسے لوارس کوٹھیوں پر پڑنے والی کے لیے نہیں ہوتی۔ کوٹھے پر جو رہتی ہیں وہ رقص کریں یا نہ کریں، رہتی وہ طوائف ہی ہیں، بیوی نہیں بنتی۔ انہوں نے جیسے زرپاش کا مذاق اڑایا تھا۔ زرپاش نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ چپ ہی رہیں گی، اس لیے خاموشی سے دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ پیچھے ہان حویلی ویران سنسان سی رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ وہی راتوں کے بیدار ہے اب تک، تمنا کا سفر جاری ہے اب تک۔ گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا یہ کوٹھا رات کے اس پہر صحیح معنوں میں اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ رات کی سیاہی نے گناہوں کی سیاہی پر پردہ ڈال دیا۔ وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ پاس ہی جہانہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ انہوں نے نماز ختم کی، جا نماز طے کی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس نے چپ چاپ سر اس کی گود میں ٹکا دیا۔ اماں جان نگار بیگم کہتی ہیں تمہاری ماں کیوں نماز پڑھتی ہے؟